हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखते हैं आज की प्रमुख समसामयिक घटनाएं। उसमें सबसे पहली जो न्यूज है वो हमारे सामने ये कि अल्फाबेट एक नई रोबोटिक्स इंट्रिंसिक कंपनी शुरू करने जा रही है। तो अल्फाबेट ये है क्या? अल्फाबेट एक मूल कंपनी है। अल्फाबेट इसी की डॉटर कंपनी है। कौन सी? गूगल। अल्फाबेट की ही डॉटर कंपनी है गूगल। अब इसी के अंडर में रह करके ये इंट्रिंसिक एक कंपनी बनने जा रही है जो कि नई रोबोटिक्स कंपनी होगी। अच्छा, अब यहाँ पे पेरेंट कंपनी की बात कही जा रही है कि गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। तो अल्फाबेट जो पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी का मतलब क्या होता है? अब पेरेंट कंपनी के अंडर में जो कंपनी काम करती है उसको हम कहते हैं डॉटर कंपनी। तो गूगल की ये अल्फाबेट जो है ये जड़ है, यानी कि मूल कंपनी अल्फाबेट है। उसी के अंडर में रह करके गूगल काम कर रही है। ठीक, अब देखिए इसी में क्या कहा जा रहा है कि इंट्रिंसिक जो होगी वो रोबोट के लिए विकसित की जाने वाली एक कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर पर केंद्रित होगी। इसी के साथ में देखते हैं इसमें कुछ मुख्य पॉइंट हैं। उसमें क्या है? इंट्रिंसिक जो है वो एक नई रोबोटिक फर्म की घोषणा। अल्फाबेट की सहायक कंपनी एक है एक्स। अल्फाबेट की ही एक सहायक कंपनी है एक्स। तो अल्फाबेट हो गई आपकी, उसी की सहायक कंपनी हो गई एक्स। अब इसकी जो है डॉटर कंपनी वो हो गई गूगल। इसी के एक्स से ही भीतर जो कंपनियां और थी ये सब बाहर हुई हैं, उसका नाम है विंग, वेमो, उसके बाद गूगल वॉच, उसके बाद जो है आप देखिए इसी में गूगल ग्लास। तो ये सब कंपनियां गूगल ग्लास, तो ये सब कंपनियां, ये सब एक्स से ही बाहर निकली कंपनियां हैं। ठीक है, ये सब कंपनियां एक्स से भीतर कार्य कर रही थी। अब उसी तरीके से ही इसी के भीतर इंट्रिंसिक भी काम कर रही थी। इंट्रिंसिक इसी के भीतर कार्य कर रही थी। तो अब इसको भी बाहर निकाला जा रहा है और ये रोबोटिक्स से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर से संबंधित कार्य हैं वो अब इसके तहत किए जाएंगे। अच्छा, अब इसके सीईओ कौन है? इंट्रिंसिक के सीईओ हैं वेंडी टैन व्हाइट। देखिए वेंडी टैन व्हाइट ये इसके सीईओ हैं। ठीक, ये रियल टाइम मैकेनिक्स में सॉफ्टवेयर का परीक्षण कर रही है ये कंपनी, जो कि डीप लर्निंग, स्वचालित धारणा, मोशन प्लानिंग, सुदृढ़ीकरण सीखने के लिए बल नियंत्रण और सिमुलेशन जैसे विभिन्न तकनीकों का उपयोग करती है। अब देखिए अल्फाबेट के बारे में। अल्फाबेट इंक जो है ये एक अमेरिकी कंपनी है। ठीक, जिसका मुख्यालय जो है वो माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? वो माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है। ठीक है, इसे 2015 में गूगल के पुनर्गठन के माध्यम से, मतलब कई कंपनियां थी उन सबका पुनर्गठन किया गया और एक जो है अल्फाबेट कंपनी तैयार की गई। अल्फाबेट कंपनी इसी के जो है अब वो कही जाती है कौन सी? पेरेंट कंपनी, अल्फाबेट कंपनी। ठीक, अब इसी में देखिए इसकी जो गूगल और कई अन्य गूगल सहायक कंपनियों की ये मूल कंपनी बन गई। कौन सी? अल्फाबेट। वर्तमान समय में राजस्व के आधार पर अल्फाबेट जो है ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी बन गई है। दुनिया की कितने नंबर की? चौथी सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी बन गई है। चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। ये देखिए न्यूज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि जितने भी पुराने कोयला के संयंत्र थे उनको बंद करने की बात की गई है। किसके द्वारा? कीव के द्वारा। कीव क्या है? ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ये डिटेल में। पुराने कोयला संयंत्रों को बंद करने के लिए भारत जो है सालाना लगभग अगर बंद कर दिया जाए तब 1.2 अरब डॉलर बचा सकता है। ये एक अध्ययन के माध्यम से पता चलता है। अब 1.2 अरब डॉलर यानी कि 1.2 बिलियन डॉलर बचा सकता है। वो किस तरीके से बचाएगा आइए हम डिटेल में देखते हैं। ये अध्ययन किया गया है ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद कीव के द्वारा आयोजित किया गया है। अब देखिए इसमें जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या बताते हैं। भारत को लगभग 30 गीगावाट की अकुशल कोयले से चलने वाली जो फैसिलिटी है उसको जल्दी से जल्दी बंद कर देना चाहिए। तो 30 गीगावाट की जो पुराने कोयले की संयंत्र है उसको बंद करने की बात की जा रही है।
साथ में ही रिजर्व के रूप में कहा जा रहा है कि 20 गीगावाट संयंत्र को अलग रखना चाहिए, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 50 गीगावाट संयंत्र हो गए, जिसमें से 30 तो अकुशल कोयले से चलने वाली फैसिलिटी से जो संयंत्र हैं, और 20 जो है ये इसको रिजर्व के रूप में रखने की बात की गई कि जो है कोई भी बात हो तो यहां से इसको रिजर्व रखा जाए, कभी भी मतलब आकस्मिक आवश्यकता हो जाए तो तुरंत इसका उपयोग हम कर सकें। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं, इससे क्या होगा, पुराने संयंत्र जब बंद हो जाएंगे, क्यों बंद करने की बात की जाएगी, क्योंकि उसमें कोयले की खपत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कोयले की खपत बहुत ज्यादा होती है, साथ में ही पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के बहुत ज्यादा जो है अब लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है, सभी देश संगठित होते जा रहे हैं और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए, देश की हवा को साफ करने के लिए और पानी व मिट्टी के प्रदूषण को कम करने में भी इससे मदद मिलेगी, इसीलिए ये कदम उठाने की बात की जा रही है। ठीक है, पुराने संयंत्रों को बंद करने से थर्मल फ्लीट की उपयोग क्षमता में भी सुधार हो जाएगा, जिसका वर्तमान में कम उपयोग किया जा रहा है। ठीक, अब देखिए देश में जो पुराने संयंत्रों को बंद करने में देरी से हर गुजरते साल में बिजली के बिल के साथ साथ पानी, वायु और मिट्टी के प्रदूषण का भी बोझ बढ़ता चला जा रहा है, इसीलिए ये रिपोर्ट हमारे सामने आती है और इस पे सरकार कदम उठाने की बात भी कर रही है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है कि भारत में वर्तमान समय में 203 गीगावाट बिजली कोयले से उत्पादन हो रही है। कितना? 203 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो कि देश की स्थापित क्षमता उत्पादन का 53% ही है, यानी कि जितनी क्षमता है पूरे देश की उसका 53% मात्र है ये। ठीक है, अगर देखा जाए तो कितना हो सकता था, लगभग 410 गीगावाट के समथिंग हो सकता था, या 400 गीगावाट आप मान लीजिए, 400 गीगावाट के समथिंग ये उत्पादन हो सकता था, जिसमें से 53% ही उत्पादन अभी हो रहा है। देश के बिजली उत्पादन का ये लगभग 70% है, और जो हम जो है देख रहे हैं वो 70% उसका उत्पादन है। अच्छा, यह अध्ययन किया कैसे गया ये भी हम लोग देख लेते हैं। कीव, जो कि अभी हम देखे हैं, कीव क्या है, कीव के द्वारा 30 महीने की अवधि में 194 गीगावाट कोयला बिजली संयंत्रों की जांच की गई है। ठीक है, 194 गीगावाट जहां पे उत्पादन हो रहे हैं बिजली संयंत्रों की, वहां की जांच की गई और यह समाप्त हो गई फरवरी 2020 में। कीव के द्वारा समर्थित जो नई प्रणाली है, हर साल लगभग 42 मिलियन टन जो है कोयलों को जलाने से ये बचाएगी। तो अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो इतने टन कोयला, कितना, 42 टन कोयला हमारा बचेगा, जिससे जो है प्रदूषण में कमी आएगी, प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी। ठीक है, अब देखते हैं अपनी अगली न्यूज को। कांडला बना आईजीबीसी ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग हासिल करने वाला पहला सेज। सेज क्या है? सेज क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये उसी की बात की जा रही है जिस सेज को हम लोग इकोनॉमिक्स के टर्म्स में पढ़ते हैं। ठीक है, विशेष औद्योगिक क्षेत्र। ठीक, अब देखिए यहां पे बताया जा रहा है कि कांडला जो है, कांडला एसीजेड, इसी को अब हम लोग देखेंगे कासेज के नाम से, तो घबराइएगा नहीं, अभी आगे हम लोग कैसेज के नाम से ही देखना स्टार्ट करेंगे। तो कैसेज जो है आईजीबीसी ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग फॉर एग्जिस्टिंग सिटीज प्राप्त करने वाला ये पहला सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन गया है। ठीक है, पहला ऐसा सेज है जो कि ये रेटिंग प्राप्त करने वाला है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं कुछ मुख्य बिंदु, वो कौन कौन से हैं। मुख्य बिंदुओं में देखिए सबसे पहले तो कैसेज टीम को प्लेग को भेंट की गई है, पट्टिका भेंट की गई है एक, उसी के माध्यम से देखिए सराहना की गई है, सराहना में ही वो पट्टिका भेंट की गई है। इसे भुज क्षेत्र में पूरा किया गया था। ठीक, जहां पर वनीकरण और जल संरक्षण को महत्वपूर्ण कार्य कहा जाता है। ठीक, कैसेज टीम के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और आईजीबीसी ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग उन गतिविधियों का हिस्सा है जिनकी परिकल्पना किसके तहत, इंडिया 75 आजादी का जो अमृत महोत्सव के तहत की गई है। ये ध्यान दीजिएगा कि कैसेज की परिकल्पना किस अभियान के तहत की गई है, वो इंडिया 75 आजादी का अमृत महोत्सव के तहत की गई है। ठीक, भारत सरकार पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आप लोगों को मालूम ही होगा
जिससे देश के कई मंत्रालयों को शामिल करने वाले विभिन्न प्रयासों और उपायों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। अब आइए देख लेते हैं कि आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग क्यों प्रदान की जाती है। यह भी तो जानना जरूरी है कि आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग मिल गया, आखिर क्यों मिला। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि CII की इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, इसके द्वारा नीतिगत पहलों को लेकर के, ग्रीन मास्टर प्लानिंग को लेकर के, हरित बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन के लिए, मतलब पूरी तरीके से जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, जो हमारे पर्यावरण को मतलब उसकी शुद्धता को बढ़ावा देती है, जो हमारे पर्यावरण प्रदूषण के स्तर को कम करती है, उसी को आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह मान्यता देश के अन्य सभी सेज को कांडला सेज द्वारा किए गए प्रयासों और हरित पहल का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि और भी जगहों पर कांडला के जैसे ही रेटिंग प्रदान की जा सके। चलिए अब देखते हैं अपने अगले न्यूज को। ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज है, ये एक शोध के माध्यम से इसको बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र ने दृष्टि मतलब उसी आंख की बात की जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र ने आंख यानी कि विजन पर पहला प्रस्ताव अपनाया है। अब वो क्या चीज है इसको देख लेते हैं डिटेल में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक मंजूरी दे दी है, जिसको इसमें से 193 सदस्य देशों से आह्वान किया कि वे अपने यहाँ के जितने भी नागरिक हैं उनके आंखों की देखभाल के लिए ये मतलब सुनिश्चित करें, मतलब उनकी आंखों की देखभाल को सुनिश्चित करें। किस लिए? देखिए इसका उद्देश्य वर्ष क्या है। उद्देश्य वर्ष का मतलब ये है कि किस वर्ष तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 2030 तक ये बता रहे हैं कि 1.11 बिलियन लोगों की मदद की जा सके जो दृष्टि से पीड़ित हैं, जो दृष्टि हानि से पीड़ित हैं। अब देखिए इसमें मुख्य बिंदु क्या है। विजन फॉर एवरीवन, ये जो है एक अभियान चल रहा है विजन फॉर एवरीवन। इसके माध्यम से एंटीगुआ, बांग्लादेश, आयरलैंड इनके द्वारा प्रायोजित किया गया और 100 से अधिक देशों के द्वारा सह प्रायोजित किया गया कि सभी सदस्य देश आंखों की देखभाल के लिए एक सरकारी दृष्टिकोण अपनाएं और अपने यहाँ के नागरिकों की आंखों की देखभाल के लिए सुनिश्चित करें उसे। ठीक, अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि जितने दाता हैं मतलब दानी धर्मी जितने लोग हैं, वित्तीय संस्थानों से उन सभी से आह्वान किया कि आप लोग विकासशील देशों के लिए वित्त पोषण प्रदान करें, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास पर दृष्टि के नुकसान के प्रभाव को कम किया जा सके, संबोधित किया जा सके। ठीक है, तो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव अगर आप चाहते हैं कि सभी नागरिक एक मतलब जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको वो आसानी से प्राप्त कर सकें और आसानी से जीवन जी सकें, तो उसके लिए जितनी जो कमियां हैं समाज में उनको दूर करने की पूरी कोशिश की जाए। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट। इसी में क्या कहा जा रहा है कि आंखों की देखभाल के लिए काफी हद तक इसमें जो बताया जा रहा है कि 2050 तक वैश्विक आबादी का आधा हिस्सा दृष्टि दोष से पीड़ित हो जाएगी। बहुत बड़ी मतलब जो है ये एक मतलब इस चौंका देने वाली न्यूज है। 2050 तक वैश्विक आबादी का आधा हिस्सा दृष्टि दोष से पीड़ित हो जाएगी। इसीलिए इसको पेश किया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब इसमें अपना वित्तीय सहयोग करें, डोनेट करें। दाताओं से आह्वान किया गया कि वो लोग डोनेट करें ताकि जो है इस जो एक मतलब एक तरीके से कहें जो ये बीमारी मतलब बढ़ती जा रही है आंखों को लेकर के, उसमें कमी की जा सके। चलिए अब इसमें देखते हैं और क्या हो सकता है कि 1 अरब लोगों में से लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोग हैं। इन निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोगों की अगर आप चाहते हैं कि इनकी भी भलाई हो सके, कल्याण हो सके, जन कल्याण की भावना से आप लोग आगे आइए और इन लोगों के जो दूर दृष्टि या फिर निकट दृष्टि या जो आंखों की समस्या है उसको दूर किया जा सके। अच्छा अब देखिए 1 अरब में से 90% तो हो गए निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोग। ठीक, अब उसमें से भी लगभग 55% महिलाएं हो गई, लड़कियां हो गई।
तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाली न्यूज है। ठीक है, आंखों की देखभाल से संबंधित सेवाओं तक बेहतर पहुंच से प्रति व्यक्ति घरेलू खर्च में लगभग 88% तक खर्च हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, खर्च में वृद्धि, जब हम मतलब हमारे फैमिली में कोई भी अगर जैसे आंखों से पीड़ित हो गया तो उसके जो इनकम है उसका लगभग 88% उसी की बीमारी को देखते हुए आंखों की मतलब जो है देखभाल, डॉक्टर को दिखाना, दवाई खरीदना, इन सब चीजों को लेकर के उसी में खर्च हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। भूख और गरीबी को समाप्त करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन सुनिश्चित करने और असमानता को कम करने के लिए 2030 के लिए संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आंखों की देखभाल से संबंधित सेवा तक बेहतर पहुंच आवश्यक होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले न्यूज की तरफ। अगली न्यूज हमारी क्या है? अगली न्यूज है कि इंद्र 2021 का अभ्यास किया जा रहा है 1 अगस्त से वोल्गाग्रैड में। वोल्गाग्रैड कहां पे है वो भी हम लोग देखेंगे। ये रसिया का एक शहर है, उसी में ये अभ्यास किया जा रहा है। इंद्र किसके किसके बीच में ये अभ्यास हो रहा है? ये देखिए, अभ्यास का मतलब ये होता है कि भारत की सेना और एक तरफ हो गई भारत की सेना और दूसरी तरफ हो गई रसिया की सेना। तो एक तरफ इंडिया, एक तरफ रसिया, अब दोनों मिलकर के एक अभ्यास करते हैं। इसी अभ्यास को हम कहते हैं कि ये अभ्यास मिलजुल के करते हैं, जिससे जो है समसामयिक और उसके साथ में सामरिक जो हमारी आपस में तालमेल बैठ सके, इसीलिए ये अभ्यास किया जाता है। चलिए अब देखते हैं अगला, इसमें जो मुख्य बिंदु है वो क्या है। मुख्य बिंदु में देखिए कि इंद्र 2021 नाम इसको दिया गया है। ठीक, साथ में ही द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत और विकसित करेगा। द्विपक्षीय क्यों? द्विपक्षीय का मतलब एक तरफ से इंडिया, एक तरफ से रसिया, इन दोनों के पक्षों को सुरक्षा सहयोग को मजबूती और इसको और विकसित करने का प्रयास किया जाता है इस अभ्यास के तहत। इसी तरीके से जितने भी अभ्यास होते हैं उसमें खासतौर से ये द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग, आपसी समझ और सहयोग, उसके बाद आपस में जो भी टेक्निक नई नई लाई जाती है उन दोनों के बीच में साझा की जाती है, दोनों सेनाओं के बीच में। तो इस तरीके से जितने भी अभ्यास होते हैं उनके बीच में ये किया जाता है, इसीलिए ये अभ्यास होते रहते हैं। चलिए देखते हैं, लेकिन हाँ याद रखिएगा कि इंद्र 2021 ये किन किन देशों के बीच में हुआ, तो भारत और रसिया आपको यहां याद रखने की आवश्यकता है। कब हुआ, कहां पे हुआ, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए ये कहां पे हो रहा है, देखिए ये रूसी शहर जो वोल्गाग्रैड है, वोल्गा नदी के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। ये भी ध्यान दीजिएगा, मैप में कहीं ऐसा ना हो कि इससे संबंधित तो क्वेश्चन आ जाए, लेकिन वो इंद्र 2021 ना पूछे, ये पूछ ले कि वोल्गाग्रैड में इंद्र 2021 का अभ्यास भारत और रसिया के बीच में किया जा रहा है, ये स्टेटमेंट दे दे। अब पूछेगा अब कि वोल्गाग्रैड या वोल्गोग्रैड वो कहां पर अवस्थित है? वोल्गा नदी के पूर्वी तट पर, वोल्गा नदी के पश्चिमी तट पर, वोल्गा नदी के दक्षिणी तट पर, वोल्गा नदी के उत्तरी तट पर। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि पढ़े तो थे यार इंद्र 2021, लेकिन ये तो कंफ्यूजन हो गया, ये तो हम पढ़वे नहीं किए थे कि किस तट पे है, इसको पूछने का क्या तुक है? तो तुक बनता है। क्यों? क्योंकि जो है वोल्गाग्रैड रूसी शहर है, ये पहली चीज। दूसरी चीज कि वोल्गाग्रैड में ये अभ्यास हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है, ये पूछने की बात बन जाती है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि वोल्गा नदी के पश्चिमी तट पर ये अवस्थित है। चलिए अब देखिए अगला जो क्या है, बाइपैराजोल ऑर्गेनिक क्रिस्टल क्या है। सबसे पहली चीज कि बाइपैराजोल ऑर्गेनिक क्रिस्टल ये क्या है, अब देखते हैं कि आईआईटी खड़गपुर, पहली चीज तो भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान जो IISER कोलकाता वाला, और IIT इसी में है कोलकाता वाले में IIT खड़गपुर, इनके सहयोग से स्वमरम्मत करने वाली पीजो इलेक्ट्रिक आणविक क्रिस्टल, मतलब जो जैसे कोई तार गया हुआ है, बिजली का तार, अब वो जो है मान लीजिए कि बिजली का तार गया हुआ है,
बीच से कहीं से कोई गाड़ी निकल गई तो तार आपके घर का छटक गया, टूट गया, तो उसके बाद क्या होगा, जब टूट जाएगा तो फिर आप मिस्त्री को बुलाएंगे, मैकेनिक को बुलाएंगे, बुलाने के बाद फिर उसको जुड़वाएंगे, जुड़वाने के बाद पता चलेगा कि जिस जो है हमको मतलब एक फेज के हिसाब से लाइट मिल गई थी उसमें कमी आ गई। अब उसमें कमी आने की वजह से घर के फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी जो है उसमें क्या होगा, हरासमेंट स्टार्ट हो जाएगा, कहीं पता चलेगा कमी आ गई, उसमें कुछ खराबी आ गई, स्टेबलाइजर खराब हो गया, तो इस तरीके से समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। अब उसमें कमी करने के लिए, ताकि ऐसी, ये तो हम आपको एक घर का एग्जांपल दिए, अब इसमें कमी करने के लिए इसको बड़े पैमाने पर ये इस तरीके का एक क्रिस्टल लाया गया, पायराजोल ऑर्गेनिक क्रिस्टल। ये क्या करेगा कि अगर कहीं बीच से टूट गया तार या फिर कुछ भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स जहां से टूट गए, तो उसमें क्या करेगा, ये स्वमरम्मत खुद से ही वो अपने आप को जोड़ लेगा। मतलब वो ऐसा होगा कि मतलब दूर हुआ और फिर जो है वो आपस में एक दूसरे से वो चिपक जाएगा और वो फिर उसी तरीके से जैसे प्रवाहित हो रही थी उसमें पीजो इलेक्ट्रिक आणविक क्रिस्टल, वो सब चीजें उसमें प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अब आइए डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, बाईपैराजोल ऑर्गेनिक क्रिस्टल का उपयोग किस के लिए हो रहा है। अब यहां पे देखिए, यांत्रिक प्रभाव से गुजरता है, जब यह एक यांत्रिक प्रभाव से गुजरेगा तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बिजली उत्पन्न करते हैं। ठीक, दूसरी चीज, दैनिक उपयोग के उपकरण अक्सर यांत्रिक क्षति के कारण खराब हो जाते हैं। आपको अभी हमने आपको एग्जांपल दिया जिससे उपयोगकर्ताओं को या तो बदलने या मरम्मत करने के लिए मजबूर होना पड़ जाता है। जब मजबूर हो जाएंगे तो फिर बुलाएंगे और फिर जो है वो उसमें एक कमी तो सुधरवाए, दूसरी कमी आ गई, अब दूसरी कमी की वजह से और भी ज्यादा क्षति होने लगती है। इस प्रकार से उपकरण का जीवन क्या होता है, वो कम हो जाता है और रखरखाव की लागत भी बढ़ जाती है। इन्हीं कारकों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने पीजो इलेक्ट्रिक अणु विकसित कर दिए। इसके माध्यम से यह सामग्री विभिन्न हाई एंड माइक्रोचिप्स, एक्चुएटर्स, उच्च परिशुद्धता यांत्रिक सेंसर, माइक्रो रोबोटिक्स आदि में इस्तेमाल की जा सकती है। तो इन सब में इस्तेमाल किया जाएगा जिसकी वजह से उन सब में कमी आएगी। चलिए अब देख लेते हैं इसके निष्कर्ष के तौर पर क्या बताया गया है कि इस शोध को सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा समर्पित कर दिया गया है, समर्थित कर दिया गया। तो अब इसमें क्या होगा, इससे स्वर्ण जयंती फेलोशिप और विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड जो SERB है के अनुदान के माध्यम से इस परियोजना का समर्थन किया गया है। इसकी जो रिपोर्ट आई है वो साइंस नामक एक मैगजीन आती है, उसमें ये रिपोर्ट आई हुई है। चलिए देखते हैं अब अपने अगले न्यूज को। अगला न्यूज हमारा क्या है कि लोकसभा ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, एक बिल आया, इसको पास कर दिया गया। चलिए ये इतना आपने देख ही लिया कि राष्ट्रीय खाद्य, ये किसके तहत है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक 2021 का। यह विधेयक जो है किसके द्वारा लाया गया, यह विधेयक पशुपति कुमार पारस के द्वारा लाया गया है। ठीक है, इसके साथ में जो खाद्य प्रसंस्करण और ये उद्योग मंत्री हैं। ठीक, खाद्य प्रौद्योगिकी प्रबंधन और उद्यमिता संस्थानों के लिए विभिन्न प्रावधानों को ये निर्धारित करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि केवल 8 मिनट के रिकॉर्ड समय में ये पेश भी किया गया और पास भी हो गया। तो पेश और पास दोनों जो है 8 मिनट में हो गया। ये तो पहली चीज कि यह विधेयक जो है तंजावुर और दूसरा है कुंडली। ठीक है, तंजावुर में है भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान और कुंडली में है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान। इन दोनों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने का भी प्रयास करता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और बिंदु। कुछ और बिंदु में क्या है, एक तो पहली चीज कि यह विधेयक जो है अनुसंधान और निर्देश प्रदान करने का भी प्रयास करता है। एक तो डायरेक्शन देगा, दूसरा रिसर्च करवाएगा। यह बिल मार्च महीने में राज्यसभा में पास हो चुका था पहले, फिर इस बार पास करके क्या 8 महीने में ही 8 मिनट में ही 8 मिनट में पेश भी हुआ और पास भी हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरा, लोकसभा के बारे में आप क्या जानते हैं। पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, वैसे सर ने भी पढ़ाया है काफी डिटेल में लोकसभा के बारे में। अगर ना देखे हो तो आप पिछले क्लास में पिछले वीडियो को आप सर्च कर लीजिएगा, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। चलिए, लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन है। तो उच्च सदन कौन है, उच्च सदन है राज्यसभा। इसको हम
उच्च सदन कहते हैं। काहे कहते हैं भैया राज्यसभा को उच्च सदन? काहे कि ये कभी जो है भंग नहीं होता है। 6 साल इसका कार्यकाल होता है, लेकिन जो है ये कभी भंग नहीं होता है, हमेशा जो है तो 1/3 लोग जो है इसमें से रिटायर होते रहते हैं और उसमें से भर्ती होती रहती है। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। वहीं पर लोकसभा क्या होता है, हमेशा जो है इसमें चुनाव होकर के हमेशा जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और हमेशा नए नए आते रहते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है निम्न सभा और इसको कहा जाता है उच्च सभा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे बताया भी है कि राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा के सदस्य देश के लोगों के द्वारा अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाते हैं, मालूम तो होगा ही आपको। ठीक है, 5 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं, ये भी मालूम होगा। 543 सीट है उसमें, ये भी मालूम होगा आपको। इस समय जी जो है ओम बिरला जो है वो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अभी आपको हाल ही में ध्यान भी होगा कि ओम बिरला जी की लड़की जो है वो आईएएस में सेलेक्ट भी हुई है ना। तो अब चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। भारतीय नौसेना अफ्रीका के पूर्वी तट पर कटलैस एक्सप्रेस अभ्यास, ये भी देखिए एक तरीके का अभ्यास है, ये भी 2 देशों के बीच में ही कहीं ना कहीं हो रहा होगा। तो अब कटलैस एक्सप्रेस, वो कटलेट वाला मत समझिएगा, ये कटलैस है, कटलैस एक्सप्रेस। ठीक, ये अभ्यास हो रहा है। ये कहां पे हो रहा है? पहली चीज तो भारत की तरफ से समुद्री अभ्यास है ये। दूसरी चीज की आईएनएस तलवार इसमें भाग ले रहा है भारत की तरफ से। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये अफ्रीका के पूर्वी तट के निकट आयोजित किया जा रहा है। मतलब ये देखिए यही है हमारा तलवार। ठीक है, आईएनएस। अब देखिए इसमें क्या है, इसके मुख्य बिंदु कुछ देख लेते हैं कि यह समुद्री अभ्यास है, ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया है। ठीक, ये प्रतिवर्ष आयोजित भी किया जाता है ये कटलैस अभ्यास जो है। अब इसमें पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी अफ्रीका में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसमें कौन भाग ले रहा है भैया? फिर से देख लो, आईएनएस तलवार, भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि जिसमें हमारा आईएनएस भी भाग ले रहा है, तो इसको ध्यान होना चाहिए। इसमें समुद्री कानून और क्षेत्रीय व राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजित किया जा रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें 12 पूर्वी अफ्रीकी देश, इसमें भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और इसी के साथ में अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ठीक, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ जिसको कहते हैं, यूरोपीय संघ नौसेना बल, इनकी भागीदारी शामिल है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना जो है वो एक प्रशिक्षक की भूमिका में भाग ले रहा है। अब देखिए निष्कर्ष के तौर पर क्या निकल के आता है कि आईएनएस तलवार जो है वो केन्या में मोम्बासा का दौरा कर रहा है। मोम्बासा क्या, केन्या देख लीजिएगा इसको, मोम्बासा एक द्वीप है। ठीक है, ये द्वीप है एक, ये केन्या, देखिए केन्या में मोम्बासा का दौरा कर रहा है आईएनएस तलवार। ठीक, अब देखिए जहां केन्या नौसेना के साथ में इंटरेक्शन होगा मोम्बासा में अपने प्रवास के दौरान, यह खुद भारतीय समुदाय और मेजबानों के साथ संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए कई कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। ठीक है, आईएनएस तलवार की जो यह यात्रा है, सागर देखिएगा या ध्यान दीजिएगा, इसके फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग की दिशा में भारत की नीति के अनुरूप ये है। इस तरीके से आज की जितनी भी न्यूज थी वो हमने कवर कर ली है और हमारी न्यूज यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।